लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, फ्यूरेन एंड थायोफीन। लास्ट लेक्चर में हमने इन तीनों के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डिस्कस की थी। आज हम इन तीनों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, इन तीनों की स्ट्रक्चर्स को देखेंगे हम। जिस तरह से आपकी बेंजीन एक सिंगल स्ट्रक्चर से उसकी सभी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं होती हैं और वहां पर उस नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाती हैं, तो वहां पर दैट मींस हमारी बेंजीन का हमने देखा है कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। तो सिमिलरली आपका पायरोल और फ्यूरेन और थायोफीन, यहाँ पर भी हम देखेंगे इनके रेजोनेंस हाइब्रिड के। पहले हम इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटीज देखेंगे, उसके बाद उससे जो भी आपका रेजोनेंस हाइब्रिड यानी उनमें से जो भी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएगा वहां से हम एक स्ट्रक्चर कंक्लूड करेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक एक करके हम इन तीनों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं पायरोल से। पायरोल का बेसिक स्केलेटन आपका क्या रहता है? हाँ जी, ये रहता है आपका पायरोल का बेसिक स्केलेटन। हाँ जी, तो अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वहां पर आपका क्या होता है, आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है जहां पर अल्टरनेट पोजीशन पर अगर डबल सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर वो आपके जो डबल बॉन्ड है, जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो रेजोनेट होता रहता है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं यानी पायरोल की बात करूं तो पायरोल में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है। बट अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पर अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर में होना चाहिए कॉन्जुगेशन, तब हमारा रेजोनेंस होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर भी आपका कॉन्जुगेशन है, किस तरह से है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर, ये भी आपका रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जहां पर भी मैंने स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ लोन पेयर मेंशन किए हैं दैट मींस कि वो आपके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, वो आपके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड की तरह हम कह सकते हैं बिहेव करेगा। और ये बेसिकली बात ये है कि ये जो लोन पेयर है ये आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, होगा क्या, अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पर करना क्या होता है आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम, आप अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आपको क्लॉकवाइज ही चलना है, सिंपली आपको इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करनी है। तो एक एक स्टेप में हम इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करते चले जाएंगे। हाँ जी, नाइट्रोजन के लोन पेयर अगर यहाँ जाते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो दैट मींस ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो अगर मैं इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या बनेगी, सबसे पहले आपको बेसिक स्केलेटन सेम वही, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जिस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया है, जिस बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आया है, आप उसके बाद उसको मेंशन करोगे जहां पर आपने कोई एरो ड्रॉ नहीं किया है। हाँ जी, ये बॉन्ड एज इट इज है, एज इट इज मेंशन कर लेते हैं इसको। हाँ जी, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, बॉन्ड फॉर्मेशन की, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां चली गई है, इस कार्बन पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हाँ जी, तो ये आपकी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपकी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ जी, अब अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करूं, डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर आपका एरो खत्म हुआ है नेक्स्ट स्टेप में वहीं से एरो स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको हम आगे शिफ्ट करते हैं। ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर, अब जहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वहां से हमने नेक्स्ट कार्बन तक दे दी है, यानी यहाँ पर शेयर करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब इस कार्बन पर ऑलरेडी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीट थी, बट यहाँ से साथ वाले नेबरिंग कार्बन से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट कर देगा। हाँ जी, सिंपली हमने क्या किया, पहले नाइट्रोजन पर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर हम कह सकते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नहीं, जो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, रेजोनेट करेंगे। तो यहाँ पर जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी तो नेक्स्ट कार्बन नेक्स्ट पे भेज देगा, तो नेक्स्ट वाले की नेक्स्ट पर चली जाएगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में सेम वही स्ट्रक्चर बनाते टाइम सेम आपको वही करना है, बेसिक स्केलेटन ड्रॉ करोगे। हाँ जी, बेसिक स्केलेटन ड्रॉ किया हमने, जहां पर हमने कोई चेंज नहीं किया है वो एज इट इज। हाँ जी, नाइट्रोजन और कार्बन के बॉन्ड पर हमने कोई चेंज नहीं किया है, इनको एज इट इज
चेंज कहां पर हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां गई तो सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी था, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हुई है तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। अब एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आई है, इस कार्बन पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ जी, सिंपली आपको क्या करना है, जहां एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई वहीं पर आपको क्या कर देना है, अपना नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर देना है। हाँ जी, तो ये आपकी क्या हो गई, थर्ड स्ट्रक्चर हो गई, ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गई। हाँ जी, तो नेक्स्ट सेम वही करेंगे, जहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां से नेक्स्ट नेबरिंग एटम पर दे देंगे, नेक्स्ट नेबरिंग एटम पर दे देंगे। तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर नाइट्रोजन के पास तो रेजोनेट करने के लिए पेयर बचा नहीं है, हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट वाला जो बॉन्ड है, नाइट्रोजन के बॉन्ड के पास तो है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां जाएगी, अपने नेक्स्ट नेबरिंग एटम पर चली जाएगी। हाँ जी, तो यहां से आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, एज इट इज वही बेसिक स्केलेटन। हाँ जी, इस बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज अभी भी ऑलरेडी यहीं पर है, यहाँ पर तो पेयर आकर नहीं रुके हैं, तो यहाँ पर एज इट इज अभी भी है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ गई है, यहाँ पर इस कार्बन पर आ गई है, तो यहाँ पर हम एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये आपकी क्या हो गई, फोर्थ स्ट्रक्चर हो गई। हाँ जी, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी आपकी अपने नेबरिंग एटम पर, और ये भी कहाँ जाएगी, अपने नेबरिंग एटम पर। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास क्या हो जाएगी, सेम वही डबल हेडेड एरो से शो करोगे, बेसिक स्केलेटन, 5 मेंबर रिंग विद 1 हेटेरोएटम दैट इज नाइट्रोजन, ये आपका पायरोल का बेसिक स्केलेटन है। हाँ जी, अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूँ, नाइट्रोजन पर वही सेम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर वही डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ हो गई और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया है। नेक्स्ट फिर सेम वही आपकी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेक्स्ट नेबरिंग एटम पर जाएगी, और यहाँ से ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेबरिंग एटम पर जाएगी। तो नेबरिंग एटम इसका क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर जाएगी, तो दैट मीन्स जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से रेजोनेट होकर के गया था वो वापस नाइट्रोजन पर आ गया, और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, तो दैट मीन्स आपकी वापस यही स्ट्रक्चर आ जाएगी। अगर आप देखोगे, हाँ जी, हुआ क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर आ गई, नाइट्रोजन पर आ गई, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो वापस यही आ गई। तो ये आपकी क्या है, फिफ्थ स्ट्रक्चर। हाँ जी, तो ये आपकी फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पायरोल की हमारे पास कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हुई है, हमारे पास यहाँ पर पायरोल के लिए 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हुई है। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन है, और सिर्फ एक स्ट्रक्चर ऐसी है जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये सभी की सभी स्ट्रक्चर पायरोल की ही हैं, तो पायरोल की आप सभी स्ट्रक्चर तो रिप्रेजेंट नहीं करोगे, ऐसे में हम क्या करते हैं, ये सभी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम लेकर आते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जहां पर ये सारी स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाए, और उस कंट्रीब्यूशन के बाद हमें कुछ ऐसी कोई ऐसी स्ट्रक्चर मिले जो आपके पायरोल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाए। तो यहाँ पर आपके पायरोल की अगर आप देखो तो हुआ क्या है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड जो है वो रेजोनेट कर रहा है, किस तरह से कि डबल बॉन्ड हर जगह पर, अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ देखूं किसी ना किसी स्ट्रक्चर में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि हर एक बॉन्ड पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है न, हर एक बॉन्ड पर क्या है, हर एक बॉन्ड पर क्या आ रहा है, हमारे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो जिस तरह से बेंजीन का आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हो, वैसे ही हमारा किसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन सकता है, हमारा पायरोल का रेजोनेंस हाइब्रिड बन सकता है। और वो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा हमारे पास, वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। हाँ जी, सेम वही बेसिक स्केलेटन, और आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो टोटल रेजोनेट करता रहता है। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका पायरोल का रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो इस रेजोनेंस हाइब्रिड पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपकी फर्स्ट स्ट्रक्चर का रहता है। रीजन क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक अकेली स्ट्रक्चर ऐसी है जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन नहीं है, तो इन सब का बाकी चारों स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कम रहेगा और इस अकेली स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, कंट्रीब्यूशन उनका भी रहेगा, बट यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। और अगर हम बात करें रेजोनेंस एनर्जी की, तो आपकी पायरोल की रेजोनेंस एनर्जी रहती है 92 किलो जूल पर मोल।
और वहीं पर अगर आप इस एनर्जी को कंपेयर करो, इस रेजोनेंस एनर्जी को अगर हम कंपेयर करते हैं आपकी बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी से, तो ये काफी कम है उसकी कंपैरिजन में। रीजन क्या है? रीजन यही है कि वहां पर बेंजीन के केस में अगर आप देखो तो आपके पास दो ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देती हैं, और जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन देंगी आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड पर ज्यादा, उतना ही आपका क्या होगा, रेजोनेंस जो है वो स्टेबल होगा, और उतनी ही स्ट्रक्चर आपकी क्या होगी, स्टेबल होगी, उतनी ही आपकी वहां पर रेजोनेंस ज्यादा होगा, दैट मींस एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं इसकी रेजोनेंस एनर्जी के बेसिस पर भी और अपनी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर भी कि पायरोल जो है वो लेस एरोमेटिक है, वहां पर रेजोनेंस कम है, इन कंपैरिजन टू बेंजीन, तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी कम है। यहाँ से भी हमें पता चल रहा है, उसकी स्ट्रक्चर से भी हमें पता चल रहा है, तो ये क्या है, लेस एरोमेटिक है एज कंपेयर टू बेंजीन। एक बार हम इन तीनों की स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम ये देखेंगे इन तीनों के एरोमेटिक कैरेक्टर को भी कंपेयर करेंगे। हाँ जी, तो ये था आपकी पायरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ जी, सिमिलरली हम देखते हैं आपके फ्यूरेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, फ्यूरेन का भी 6 स्केलेटन, सेम वही 4 कार्बन विद 1 ऑक्सीजन 5 मेंबर्ड रिंग है। हाँ जी, ये रहती है आपकी फ्यूरेन की स्ट्रक्चर। फ्यूरेन में आप देखोगे ऑक्सीजन पर आपके क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, एक मैंने बाहर रिप्रेजेंट किया है, एक अंदर रिप्रेजेंट किया है, और ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डिस्कस करते टाइम भी देखा था कि ये जो है आपका बाहर वाला लोन पेयर, ये आपका एग्जिस्ट करता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और आपका जो इनसाइड रिप्रेजेंट किया है ये एग्जिस्ट करता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो दैट मींस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आपका अंदर वाला जो लोन पेयर है वो कंट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें रेजोनेंस थ्योरी के बेसिस पर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी जो आपका इनसाइड वाला है ये आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो सेम वही जैसे हमने पायरोल में देखा वैसे ही स्ट्रक्चर बनानी स्टार्ट करते हैं हम अपनी। हाँ जी, ये लोन पेयर कहाँ शिफ्ट होगा, नेबरिंग एटम पर शिफ्ट होगा। सिमिलरली यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होगा। तो इसकी ये है फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, हाँ जी, वो क्या रहती है, हाँ जी, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन ने लोन पेयर अपना डोनेट किया है, लोन पेयर आगे शिफ्ट किया है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एक लोन पेयर एज इट इज यहीं पर रहेगा, और आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर। हाँ जी, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ से सेम वही, जहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां से नेक्स्ट, हाँ जी, सिमिलरली अब यहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ चली जाएगी, नेक्स्ट नेबरिंग एटम पर। तो सेम वही, यहाँ जहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो अपने नेबरिंग एटम के साथ क्या करेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी पाई बॉन्ड है लास्ट स्ट्रक्चर में, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो एज इट इज रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर आपके नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड क्लीव हुआ है वहां से यहाँ पर इस एटम पर क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद नेगेटिव चार्ज। हाँ जी, तो ये आपकी सेकंड स्ट्रक्चर, ये आपकी थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर आप बात करो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगी, नेक्स्ट सेम वही, यहाँ से एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर, और यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी अभी भी रहेगा, सॉरी, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से जो बाहर वाला लोन पेयर है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका फोर्थ स्ट्रक्चर रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट सेम वही, यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेक्स्ट नेबरिंग एटम पर, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेक्स्ट नेबरिंग एटम पर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि आप हमेशा जहां जिस डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को रेजोनेट कराना, उसी डायरेक्शन में हमेशा आपको करना है, डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं करोगे। सिंपल रूल होता है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, सेम ऑक्सीजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ जी, यहाँ पर नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेक्स्ट नेबरिंग एटम पर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेक्स्ट नेबरिंग एटम पर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास सेम वही आपकी फर्स्ट स्ट्रक्चर आ गई जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यानी ऑक्सीजन के पास अपना लोन पेयर वापस आ गया है, और यहाँ पर आपके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। तो ये पांचों स्ट्रक्चर आपकी किसकी हैं, ये पांचों स्ट्रक्चर आपकी किसके लिए हैं, फ्यूरेन के लिए। तो ये हमारी फ्यूरेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगी। सेम वही
आपका जैसा हमने पायरोल में डिस्कस किया था सब सेम है, सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या आ जाता है, यहाँ पर चेंज आ जाता है ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें नाइट्रोजन के साथ कंपेयर करें तो ये इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबसे पहले हम इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर लेते हैं। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या रहेगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेट कर रहे हैं, डबल बॉन्ड जो है आपका रेजोनेट कर रहा है, हर पोजीशन पर अवेलेबल है, तो बाहर वाले लोन पेयर को आप रिप्रेजेंट करोगे और अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप जिस तरह से बेंजीन में रिप्रेजेंट करते हैं वैसे हम करेंगे। तो ये आपका क्या रहेगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये क्या है आपका, ये आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है इन केस ऑफ फ्यूरेन। और यहाँ पर भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर का, क्योंकि बाकी चारों स्ट्रक्चर में आपका पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन है तो उनका कंट्रीब्यूशन इन कंपैरिजन टू दिस स्ट्रक्चर कम रहेगा। तो ये आपका क्या रहेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम इसे भी बेंजीन से कंपेयर करें तो ये इसकी रेजोनेंस एनर्जी 72 के आसपास रहती है, 72 किलो जूल पर मोल के आसपास रहती है। तो ये आपका इन कंपैरिजन टू अगर हम बात करें आपके पायरोल से तो उससे भी इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होती है, बेंजीन से तो कम होती ही है। बेंजीन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो सिंपल रीजन वही है कि बेंजीन के केस में आपकी दो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं जो कि आपके रेजोनेंस हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट करती हैं। और यहाँ पर आपकी क्या है, एक अकेली स्ट्रक्चर ऐसी है जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देती है। तो जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगी उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी इन कंपैरिजन टू बेंजीन भी कम होती है। पायरोल के साथ हम लास्ट में तीनों को कंपेयर करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी आपकी पायरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थायोफीन के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं थायोफीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, तो थायोफीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एज सिमिलर टू आपका क्या रहती हैं, एज सिमिलर टू पायरोल एंड फ्यूरेन रहती हैं। तो ये आपकी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये लोन पेयर आपके यहाँ रेजोनेट करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ रेजोनेट करेंगे। तो अगर मैं सेकंड स्ट्रक्चर की बात करूं, सेकंड स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, सल्फर पर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, उसके बाद यहाँ आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आपके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये नेक्स्ट नेबरिंग एटम पर और ये भी नेक्स्ट नेबरिंग एटम पर। तो ये आपकी सेकंड स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें थर्ड स्ट्रक्चर की तो एज सिमिलर टू पायरोल एंड फ्यूरेन सेम वही स्ट्रक्चर्स रहेंगी आपकी। सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या रहता है आपका, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर चला जाएगा आपका। तो दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या होगा, हाँ जी, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका यहाँ चला जाएगा। तो दैट मीन्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास होगा कि आपका सबसे पहले हम वही बेसिक स्केलेटन की फॉर्मेशन करेंगे। बेसिक स्केलेटन के बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर सल्फर पर, हाँ जी, यहाँ सल्फर पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है ऑलरेडी बाहर की तरफ जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। हाँ जी, यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ आपकी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी और ये आपका पाई बॉन्ड। तो नेक्स्ट सेम वही जैसा कि आप पायरोल और फ्यूरेन में कर रहे हो, तो यहाँ तक आपकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सेम रहेगी और ये आपका क्या हो जाएगा, वापस आपकी बेसिक स्केलेटन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आपके रेजोनेंस हाइब्रिड हैं इन केस ऑफ थायोफीन। तो ये तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड हैं जो आप पायरोल में भी आपने देखे हैं, आपने फ्यूरेन में भी देखे हैं। इसके अलावा थायोफीन क्या होता है, थायोफीन कुछ एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट करता है, कुछ एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। उसका रीजन क्या है, अगर मैं बात करूं थायोफीन के केस में, तो थायोफीन के केस में थायोफीन यानी कि सल्फर, सल्फर क्या है, सल्फर आपका थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो होती है 3s2 3p4, ये होती है। हाँ जी, तो 3s2 3p4 होती है। हमने यहाँ पर देखा, जब हमने इसकी स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने देखा कि इसके पास 3s और 3p है, जिसमें से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है। अगर मैं बात करूं सेम किसके केस में था, ऑक्सीजन के केस में भी सिमिलर था।
और ऑक्सीजन और सल्फर में क्या डिफरेंस आ जाता है? अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4। सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं ऑक्सीजन और सल्फर। डिफरेंस क्या आ जाता है? डिफरेंस ये आ जाता है कि जो सल्फर है उसके पास एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स हैं। जो उसका 3d ऑर्बिटल है वो वेकेंट है, अवेलेबल तो है ना, वेकेंट है। यहाँ पर 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पर कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सिर्फ दो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर पाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है। तो ऑक्सीजन के डाइवेलेंट होने का रीजन क्या है? कि उसके पास ऑर्बिटल नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। बट अगर मैं बात करूं सल्फर की, तो सल्फर के पास है 3d ऑर्बिटल जो कि कंप्लीटली वेकेंट है। वेकेंट है बट अवेलेबल है, अवेलेबल है, तो दैट मींस ये फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। इसी वजह से हम जो थायोफिन है उसकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद एडिशनल बॉन्ड्स, क्योंकि सल्फर बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है तो बनाएगा। ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाता? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। तो क्या होता है, आपका सल्फर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो थायोफिन का बेसिक स्केलेटन आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। रीजन सेम वही कि आपका सल्फर क्या है, 3d वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो जिस तरह से ये स्ट्रक्चर के अंदर आपका कॉन्जुगेशन होने की वजह से रेजोनेंस पॉसिबल था, तो अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं तो यहाँ पर भी क्या है, कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। किस तरह से पॉसिबल है? यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। वेकेंट ऑर्बिटल भी जब ये सिंगल बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर रेजोनेट करके पाई इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो सिमिलरली सल्फर भी एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जहां पर रेजोनेट करके इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसीलिए सल्फर जो है कुछ एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट करता है। उन्हीं एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे। ये सिमिलर है एज पायरोल एंड फ्यूरान, जो डिफरेंट है वो ये है। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ इन तीनों में कौन शो करता है? आपका थायोफिन। रीजन वही कि आपका सल्फर जो है 3d वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से एडिशनल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, एडिशनल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, तो इसकी एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल हैं। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं थायोफिन की एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, तो क्या होगा कि जो आपका सल्फर है, यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड है, ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? सल्फर के वेकेंट ऑर्बिटल में। अब बेशक सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, बट अगर उसके पास कहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिस कार्बन की बॉन्ड की क्लीवेज हुई है उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज। हाँ जी, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेंगे? इस डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने का ट्राई करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी यहाँ पर, तो हमारी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? हाँ जी, सल्फर पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पर एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और यहाँ अब इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? हाँ जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है, तो इस कार्बन का तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा। अब सल्फर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, सल्फर पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई है बट वहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसे कंपनसेट कौन करेगा? ये एडजेसेंट बॉन्ड। यानी सेम वही इस पर सल्फर पर अब भी आपकी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? बनी हुई है। सल्फर अभी भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ है विद नेगेटिव चार्ज। यहां से बॉन्ड प्लेन हुई और यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई और यहाँ पर आपकी क्या हो गई? डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। तो बेसिकली हुआ क्या? पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, इसे कंपनसेट किया इन पाई इलेक्ट्रॉन्स ने। अब जो सल्फर पर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसे मेंटेन किया ये वाले पाई बॉन्ड्स ने, और अब इन सब में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपनसेट हो गई, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। सल्फर पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई थी उसे कंपनसेट कर दिया इस बॉन्ड ने। तो अब क्योंकि यहाँ पर इस बॉन्ड का भी इस एटम का भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, इस एटम का भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, सल्फर का भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और ये भी कंपनसेट हो गया। डेफिशिएंसी सिर्फ कहाँ रह गई? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या रहेगा आपका कि यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? यहाँ इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करेंगे। तो बेसिकली हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगी? यहाँ पर
सल्फर पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ एक नए पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और यहाँ पर क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या है, इस एटम पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, सल्फर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे और वापस यही सेम स्केलेटन बन जाएगा आपका। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इस पाई इलेक्ट्रॉन ने रेजोनेट किया है, हर एक पोजीशन पर रेजोनेट हुआ है। तो यहाँ पर ये तो थी आपकी स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर टू पायरोल एंड फ्यूरैन। यहाँ पर जो थायोफीन है कुछ एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट करता है। उसका रीजन क्या है, सल्फर के पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स का होना, तो जिसकी वजह से आपका क्या है, अब जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दैट मींस उतना ज्यादा रेजोनेंस है, उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होनी चाहिए। तो जब इसकी रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट की जाती है तो वो भी कितनी आती है, 125 किलो जूल पर मोल के आसपास आती है। रीजन रेजोनेंस एनर्जी के हाई होने का सिंपल है, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने का रीजन क्या है, सल्फर के पास 3d ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल्स का होना, जिसकी वजह से वो एडिशनल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये आपका क्या है, थायोफीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। थायोफीन की अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करो तो सिमिलर सेम आपका रेजोनेंस हाइब्रिड रहता है कि जो आपकी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हर एक एटम पर रेजोनेट करता है। तो ये आपका इसका रेजोनेंस हाइब्रिड रहेगा। हाँ जी, तो ये सब था थायोफीन के बारे में। अब इन तीनों के कंपेयर करेंगे हम एरोमेटिक कैरेक्टर को और इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो हमारा पायरोल, हमने देखा कि पायरोल का रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये सिमिलरली आपका फ्यूरैन का रेजोनेंस हाइब्रिड रहता है कुछ इस तरह से, एज सिमिलर टू पायरोल। सिमिलरली आपका रेजोनेंस हाइब्रिड किसका है, ये थायोफीन का। हाँ जी, आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अलावा अगर हम बात करें एक्सरे एनालिसिस के थ्रू, तो वो भी इन स्ट्रक्चर्स को जस्टिफाई करते हैं कि आपका जो कार्बन नाइट्रोजन है, कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन सल्फर की बॉन्ड लेंथ को अगर हम कंपेयर करें तो एक्सरे एनालिसिस से हमारे पास जो कुछ बॉन्ड लेंथ आती हैं वो आपकी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से कम बॉन्ड लेंथ आती हैं, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से कम और डबल बॉन्ड से ज्यादा। तो दैट मींस यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और यही बात हमने यहाँ पर अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू भी हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यहाँ पर ये क्या होते हैं, हमारे पास यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर बॉन्ड के पास भी क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ये तो बात हो गई कि हमने देखा कि ये क्या है, आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये तीनों क्या हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। और इसके अलावा हमने ये देखा कि ये जो है, अगर हम इनकी रिएक्शंस की जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो है आपकी जो बेंजीन रिंग वाली रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बहुत इजीली शो करते हैं। तो ये आपकी क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो दैट मींस ये सारे पॉइंट्स इनके एरोमेटिक कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं। अब हमें कंपेयर करना है इन तीनों का एरोमेटिक कैरेक्टर और उन्हें कंपेयर करना है आपके बेंजीन रिंग के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं। हम बात करें इनके एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में, तो एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा एरोमेटिक होगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी के बेसिस पर 72 किलो जूल पर मोल, 125 किलो जूल पर मोल एंड 92 किलो जूल पर मोल। हाँ जी, वहीं पर अगर हम बात करें आपके बेंजीन की, तो बेंजीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, सॉरी बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो होती है 151 किलो जूल पर मोल। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो इनका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए एज कंपैरिजन टू आपका बेंजीन, क्योंकि ज्यादा स्टेबल ये है तो ये यही क्या होगी आपकी, ज्यादा एरोमेटिक होगा। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूँ इनकी रेजोनेंस एनर्जी के बेसिस पर, जो थायोफीन है वो आपका सबसे ज्यादा एरोमेटिक होना चाहिए। उसके बाद आपका, हाँ जी, सबसे पहले आपका थायोफीन होना चाहिए, उसके बाद आपका पायरोल होना चाहिए एंड देन आपका फ्यूरैन होना चाहिए। रीजन सिंपल है, रेजोनेंस एनर्जी के बेसिस पर। इसके अलावा अगर हम कंपेयर करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, हाँ जी, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपके एरोमेटिक कैरेक्टर से क्या लेना देना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेना देना
ये है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट मीन्स उतना ही वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कम शेयर करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यानी कि जो यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं ये क्या कर रहे हैं? ये इनको अंदर रेजोनेंस में इन्वॉल्व करा रहे हैं, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करा रहे हैं। अब जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो उतना ही कम इन्वॉल्व करा पाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने लोन पेयर को जो ये रेजोनेट करा रहा है उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा? उसे वापस खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है देने का, वो दे रहा है। हम कह सकते हैं वो मन मार के दे रहा है, क्योंकि इसका नेचर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दे भी रहा है और नहीं भी दे रहा है, यानी जितना दे रहा है उससे ज्यादा तो ये खींचे जा रहा है। तो ये उतनी टेंडेंसी से नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी टेंडेंसी, उसका काम ही क्या है, उसका नेचर ही क्या है? खींचने का है। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो अगर इन तीनों में अपने लोन पेयर को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन देगा? तो वो देगा सल्फर। अब सल्फर ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो वो क्या होगा? ज्यादा एरोमेटिक होगा, वो ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इन्वॉल्व है तो वो ज्यादा एरोमेटिक है। उसके बाद आपका पायरोल और उसके बाद आपका फ्यूरेन, और सबसे ज्यादा क्या रहता है? आपका बेंजीन, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ही नहीं। तो अगर हम एरोमेटिक कैरेक्टर को कंपेयर करें तो आपका बेंजीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक, देन आपका थायोफीन, देन आपका पायरोल, और फ्यूरेन क्या है आपका? सबसे कम एरोमेटिक नेचर का। हाँ जी, तो ये सब था आपके पायरोल, फ्यूरेन और थायोफीन के स्ट्रक्चर और उनके एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में। हाँ जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में डिटेल में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।